नमस्कार। टीवी 24 के इस खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं सीधी बात मानी के साथ इस हमारे खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हमसे जुड़े हुए हैं रायपुर पश्चिम के चौथी बार के विधायक राजेश मुणत जी। राजेश जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, राजेश जी लगातार पिछले बार तो नहीं जीत पाए थे, लेकिन 4 बार विधायक बने हैं और जब युवा थे, युवा राजनीति से इन्होंने संघर्ष करके इस लेवल पे पहुंचे और लगातार 2 बार मंत्री भी रहे हैं। चूंकि इन्होंने बहुत बेहतर काम किया जब मंत्री रहे थे। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई उस समय पश्चिम विधानसभा से ये उन्होंने कुछ मतों से हार की, लेकिन इस बार काफी संख्या में और इस बार वहां के जो मतदाता हैं उन्होंने यहां पर इन्होंने जीत दिया, इन पर विश्वास जताया और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी है। राजेश जी, मैं सबसे पहले तो आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि आप तो काफी समय से इस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और प्रॉपर आप रायपुर के भी हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इस क्षेत्र में जो पश्चिम आपका विधानसभा क्षेत्र है रायपुर का, इसमें किस तरह के वर्क की अभी लगता है कि अभी हम 20 साल हो गए काम कर रहे हैं और अभी भी क्या आवश्यकता है कि वहां पे क्या बेहतर किया जा सके? देखिए, सामान्यतः छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर बनने के बाद रायपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ था ही नहीं, एक प्रकार से राजधानी के अनुरूप। पुराना शहर था, पुराने शहर को विकसित प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ाना, धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से जिस प्रकार से राजधानी का स्वरूप देना, वह चुनौती थी। रायपुर नगर निगम के आसपास के गांवों में गांव शहर के रूप में डेवलप हो जाए, उसमें मूलभूत सुविधा पहुंच जाए और योजनाबद्ध तरीके से ट्रैफिक जाम नहीं हो, शहर विकसित हो जाए, यह योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया। इस रायपुर शहर का दुर्भाग्य है कि राजधानी होने के बाद में कभी यहाँ स्विमिंग पूल नहीं हुआ करता था। रायपुर में कभी 4 लेन की सड़क नहीं थी साहब। मेरे को याद है 1990 में पहली बार जेएसएम चौक पर डिवाइडर बना और उसमें सोलर वेपर लैंप लगा है। शहर जिस योजनाबद्ध तरीके राजधानी बनने के बाद शहर के चारों तरफ जिस प्रकार के चौमुखी विकास हुआ है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, शहर की रोडों का चौड़ीकरण हो, अंडर ब्रिज हो, फ्लाईओवर हो, ये यहाँ तक जाकर के गार्डन हो, यहाँ के ऑडिटोरियम में था। कभी एक छोटा सा मेडिकल कॉलेज का ऑडिटोरियम हुआ करता था, आज रायपुर में 5-5 शानदार ऑडिटोरियम है। स्टेडियम एक होता था रविशंकर विश्वविद्यालय का, वो भी एकदम डमी हो गया था, खंडर था। सबका जीर्णोद्धार करके राजधानी के स्वरूप में ला करके यह रायपुर शहर तालाबों का शहर है। छोटे छोटे तालाबों को विकसित प्लानिंग के साथ बनाना, घाट का निर्माण करना, व्यवस्थित करना, शहर के यातायात को सुगम करने की दृष्टि से 4 लाइन का निर्माण करना, फ्लाईओवर का निर्माण करना, अंडर ब्रिज का निर्माण करना, केनाल रोड का निर्माण करना, एक्सप्रेस वे का निर्माण करना, तेलीबांधा का सौंदर्यीकरण करना। ये ही नहीं, आनंद नालंदा परिसर जैसी एक लाइब्रेरी जिसके अंदर हजारों बच्चे जाकर भविष्य सुधारने करना का उपयोग में करते हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी है, वहाँ स्विमिंग पूल बन गया, गार्डन अच्छे हो गए, ऑक्सीजन जो शहर के बीचों बीच में नया ऑक्सीजन बनाया, लगभग 13 एकड़ से ज्यादा में क्रीम जगह पर लोग घूमने फिरने जाए, बैठे आए, शहर के अंदर अनुकूल वातावरण हो। रेलवे स्टेशन आज जितना चौड़ा रायपुर का फ्रंट है रेलवे स्टेशन का, देश में कहीं नहीं है इतना, इतने बड़े। जो आउटर में इधर जाकर के देखेंगे तो चारों तरफ जहाँ कभी सिंगल लाइन नहीं होती थी, वहाँ 4 लाइन है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, राजधानी के अनुरूप एक नया शहर विकसित करना, नया रायपुर, कमल विहार जैसे प्रोजेक्ट लेकर के आना, 1600 एकड़ में अब विकसित प्लानिंग के साथ में बसी, उसको विकसित प्लानिंग के साथ बसा देना, 4 लाइन, 6 लाइन, अंडरग्राउंड केबलिंग, ड्रेनेज सिस्टम सब खड़े करना, ये हमारी प्राथमिकता रही है। वहीं अच्छे अच्छे स्कूलों का निर्माण हुआ, यहाँ IIM आया, IIIT आई, IT इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया,
यहाँ मेडिकल कॉलेज आ गया, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन गया, यहाँ हॉकी का बढ़िया स्टेडियम बना, एस्ट्रोटर्फ हो गया, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम बन गया। ये उद्देश्य था कि राजधानी के अंदर एक राजधानी के अनुरूप शहर खड़ा हो जाए, विकसित हो जाए और आम जनता को राजधानी के अनुरूप सुविधा मिल जाए। ये सरकार की सोच ये थी और उसी के आधार पर शहर का डेवलपमेंट प्रारंभ हुआ। विगत 5 साल एक सरकार और आ गई, उस सरकार ने कुछ किया ही नहीं, 5 साल बर्बाद हो गए पूरे शहर के। न इस सरकार की कोई सोच थी, न इस सरकार ने किसी चीज में ध्यान लिया। ये नारों पर आधारित चलने वाली सरकार थी। नरवा गुरुआ बाड़ी, जानवर सड़क पे भटक रहे, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, किसी योजना को ढंग से इंप्लीमेंट करना, उसके ऊपर सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। सरकार ने एक ही ध्यान दिया कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए चारागाह कहां कैसे बन सकता है, ये उन्हीं चीजों पर ध्यान दिए, उसको छोड़ करके जीरो है सरकार। निश्चित रूप से इसीलिए तो आप लोग की इस बार सरकार आ गई। आप भी रहे 2003 में भी विधायक बने पहली बार, फिर 2008 में अब मंत्री, 2013 में भी मंत्री रहे और अभी जीत कर अभी आपने आया। तो 2008 और 2013 में जब आप मंत्री थे, एक तो नगरीय प्रशासन मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री भी रहे, आपने शहर को करीब से देखा और काफी डेवलपमेंट भी हुआ उस वक्त। आपने बहुत बेहतर वर्क जो है वो उन्होंने आपने करके दिखाया है ये सब चीजों को। एक स्काई वॉक का भी बड़ा प्लान था जो आज भी बड़ा एक पेचीदा बना हुआ है कि उसको करे तो करे क्या। शहर के बीच में हमने एक स्काई वॉक बना दिया। जी देखिए, सामान्यतः उसके पीछे की जो सोच थी, आदमी पैदल चलता है, उसी रोड पे ठेला चल रहा है, उसी रोड पे साइकिल चल रही है, उसी रोड पे रिक्शा चल रहा है, उसी रोड पे बस चल रही है, उसी रोड पे कार चल रही है, उसके बीच में आदमी पैदल रह रहा है। जो शास्त्री चौक है शहर का सबसे व्यस्तम चौक है, जहाँ कचहरी है, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ न्यायालय है, वहीं कलेक्ट्रेट है। तो लोग दिन भर पैदल घूमते, आना जाना करते हैं। तो उसमें बत्ती जलती भी रहे तो बत्ती जब तक आदमी क्रॉस करता है तब बत्ती चेंज हो जाती है, जाम हो रहा है पूरा पूरा। फिर हमने फ्लाईओवर की योजना भी बनाई, फ्लाईओवर को भी देखा कि कहाँ से कितना जाता है कितना जाता है, उसका भी सर्वे हुआ। सर्वे करके देखने के बाद में बहुत लंबी लागत लगने के बाद में भी हमें लगा कि ये फ्लाईओवर पे उपयुक्त नहीं है, क्योंकि नीचे क्रॉस करने वाली बहुत अलग अलग रास्ते हैं। मार्केट एक्चुअली बाजार वाला जगह, पूरा व्यस्तम जगह है, इसलिए हमने इसके ऊपर जे स्तंभ चौक पे सबसे पहले हम लोगों ने एक सेंट्रल पार्किंग बनाई। एक सबसे पुराना शहीद स्मारक भवन, शहीद स्मारक भवन में आप सांस्कृतिक कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, आप वहां जाइए, सेंट्रल पार्किंग में गाड़ी खड़ी करिए, ऊपर ऊपर चल के आइए, वापस गाड़ी लेके जाइए, कोई आपका रास्ता जाम नहीं होगा। सुविधा तहसील ऑफिस, कमिश्नरी, कलेक्टर, इसमें आए दिन आदमी पैदल चलता, दिन में कोई हर एक का काम पड़ता, कोई इधर उधर। तो वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस भी, सब तो इतने सारा उनको लिए चलिए आप इधर से ऊपर जाना, ऊपर जा सकते हो। तो शास्त्री चौक पर जो जाम होता था वो बहुत कुछ खत्म हो जाता था। वही एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है और वहां से डीके है। अगर मरीज को लाना ले जाना है, किसी कुछ करना तो ऊपर ही ऊपर आदमी जा सकता, आ सकता था। उसमें कई योजनाओं को रूप देने की दृष्टि से लोगों से बातचीत करके बन गया होता तो समाधान था। लेट हो गया, एजेंसी फेल हो गई, 10 तरह के प्रश्न आ गए। जनहित का है, जनहित के लिए काम किया, इसके पीछे आप चाहिए बेंगलोर जाओ, नागपुर जाओ, हैदराबाद जाओ, सब जगह देखोगे। अब यही वाली मेंढक की कहानी है साहब, विदेश तो घूमने जाते हैं लेकिन अपने व्यवहार में विदेश टाइप का व्यवहार करना नहीं चाहते हैं, गंदगी वही फैलाना चाहते हैं आदमी। और विदेश जाएंगे, ले साहब वहां कितना सुंदर शहर दिख रहा है। अरे आपको समझ में नहीं आ रहा था तो एक छोटा सा पाठ चालू करते ना, उसका प्रयोग करके देख लेते भाई कि ये बनाया तो कुछ सोच करके बनाया होगा। इतने सीनियर लोगों ने सर्वे किया, सब कुछ किया, लेकिन पॉलिटिकल दृष्टि से
सिर्फ आपने 5 साल उसको रोकना मतलब उसकी लागत बढ़ाने का काम किया। आपने कमेटियां बना दी 3-3, वो कमेटी का कोई रिजल्ट नहीं, आखिर में उन्होंने कहा बनना चाहिए। आपको भ्रष्टाचार की बू आ रही थी, आपने ईओडब्ल्यू को केस दे दिया, वो ईओडब्ल्यू ने लिख करके दे दिया था इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। तो आखिर में आपका उद्देश्य क्या है? दुनिया में कई सरकारें आती जाती, इसमें राष्ट्र का पैसा लगा है, इसमें प्रदेश का पैसा लगा है, जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई लगी है, किसी व्यक्ति को खुश करने का काम नहीं है। कई योजना है, अगर मैं कह दूं ये नरवा गुरुआ बाड़ी आपने चालू करी, ये बेकार है। मैं कह दूं आपने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए राजू मितान योजना लेकर के आए है? तो उससे क्या है, उसका लाभ क्या है? इसलिए कभी कभी निर्णय करने के पहले यह सोचना भी चाहिए कि इसका दूरगामी परिणाम स्टेट के हित में आएगा कि नहीं आएगा। देश में कई स्टेट ऐसे हैं जिन स्टेटों में लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन जब वो काम चालू हो जाता है तो उस स्टेट की संपत्ति हो जाती है। वो मेरी निजी संपत्ति नहीं है, यह सोच नहीं है यहाँ। और इसलिए स्काई वॉक को लेकर के जिनके मन में प्रश्न है, मैं उन सब मित्रों से आग्रह करूंगा, एक बार आओ, बैठो, बातचीत करो, तो आपके मन में जो है बताओ, हमारी कल्पना क्या थी, हमारी सोच क्या थी, हमने क्यों इसको काम किया है। हर चीज पे डिबेट है और डिबेट से ही रास्ता निकलता है। हो सकता है मेरे दिमाग में कम होगा, आपके दिमाग में पूरा अच्छा प्लान है। मैंने अभी बातचीत करते हुए मैंने कहा है कि भाई इसके अंदर शहीद स्मारक में पार्किंग करें, सामने इसके अंदर शहीद स्मारक के अंदर एक बढ़िया चौपाटी बन सकती है, शाम के समय पब्लिक ऊपर जाए, आ जाए और उपयोग कर सकते हैं। अच्छा कहीं कोई बताए तो। इसलिए सुझाव लेने में, किसी की सुनने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन ये इस रायपुर शहर की संपत्ति का सदुपयोग कैसे करें, आपके मन में आओ डिस्कस कर। तो अभी आपकी सरकार है, आप तो विधायक भी हैं, लगता है कि अब स्काई वॉक पे फिर से काम करना चाहिए और उसको बेहतर करने का प्रयास करने चाहिए? काम होगा, सुझाव के साथ काम होगा, कोई तकलीफ नहीं। कोई साहब ऐसा नहीं है कि कोई चीज को लेकर एडामेंट है आदमी किसी को लेकर के। हम इस शहर के लिए कोई निर्माण कर रहे हैं, कोई चूक होगी उसको ठीक करना हमारा काम है। किसने मना है? इससे आमदनी निर्मित होगी साहब, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लग सकते हैं, पैनलिंग हो सकती है, राजस्व की वृद्धि, इसका खर्चा निकल जाए, सब कंप्लीट हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव थॉट के साथ में कुछ करने की इच्छा होगी तो ना। और जिसको कुछ करना ही नहीं है उसको तो खाली नामकरण किसी ने किया, किसी ने बनाया, किसी ने सवारा, किसी ने, और अपना के अपना बोर्ड लगा दिया। ये 5 साल यही तो काम हुआ। राजधानी में सिंगल काम नहीं कर पाई ये सरकार। 5 साल में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी एक सिंगल भूमि पूजन नहीं कर पाए जिसका वो लोकार्पण किया। तो आप लोगों ने छोड़ा ही नहीं था उनके लायक करने के लायक कुछ काम? छोड़ा था, क्यों नहीं छोड़ा? महादेव के नाम पे करोड़ों अरबों का भ्रष्टाचार, प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को झोंक दिया, रेत खनिज माफियाओं का संरक्षण, गुंडों के हवाले शहर, भूमाफियाओं के हवाले शहर। क्या काम नहीं हुआ इस सरकार में? अरे वो एक्सप्रेस हाईवे बनाए साहब, क्या कमी है उसमें? 5 साल तो लोकार्पण नहीं कर पाए रहने के बाद में। और क्या बोलूंगा मैं, क्या सोच है आपकी? अरे आपने कोई बाईपास बना दी रायपुर में, आपने कोई फ्लाईओवर बना दिया, आपने कोई एक नया मेडिकल कॉलेज बना दिया, आपने कोई एक नया गार्डन बना दिया। अरे आत्मानंद स्कूल खोले जिसकी छतें गिर जा रही है, आपने लिपने पोतने का काम किया, सिर्फ पैसा वसूल करने का काम किया साहब। जाते जाते आपने 3 भूमि पूजन की जिसकी यही नहीं मिली। वाई फ्लाईओवर, अभी उसकी ड्राइंग डिजाइन अप्रूवल नहीं हुई साहब, उसका टेंडर नहीं हुआ, आपने कर दो। तब मैं ये तो कह सकता कि मैंने इसका भूमि पूजन किया था, पत्थर लगाने का शौक है। आपने खारून नदी, अरे खारून कितना चौड़ा पार्ट होगा, उसकी क्या प्लानिंग है, कितना मुआवजा जाएगा, कहां से कहां तक की बनाएंगे, भूमि पूजन कर दो। कोई योजना नहीं। तात्यापाया का चोलीक्रम का नजरुल की जमीन का पैसा कौन देगा मुआवजा?
सर्वे किए, डिटेल सर्वे को जानकारी है क्या साहब, इसका भूमि पूजन कर दो। तो खाली नाम के लिए काम करना है, यही सरकार से सीखने की तरीके। भूपेश बघेल जी का एक ही काम था, नाम कैसे हो। तो एक जने ने कहा था, बहुत बड़े शायर ने, नाम होना चाहिए कैसे भी हो, गलत में हो या सही में, नाम होंगे तो नाम ना होगा। बस तो ये उसी की तर्ज के ऊपर चलने वाले लोग हैं, मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूँ। तो अभी आप लोग की सरकार है, तो अभी ऐसे आप जैसे भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा रहे हैं और काम नहीं हुआ है, तो क्या आपकी सरकार अब आई है, अभी लगभग 2 से ढाई महीने होने जा रहे हैं, तो भविष्य में क्या इन सब जो योजनाएं हैं या जहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है आपको लगता है, तो उनकी क्या जांच भी कराई जाएगी? जांच हो रही है, मैंने विधानसभा में कई क्वेश्चन अपनी प्रखरता के साथ में उठाया हूँ। जांच हो रही है, मुख्यमंत्री ने भी कहा जांच होगी, उप मुख्यमंत्री ने भी कहा जांच होगी, नगरीय प्रशासन मंत्री ने भी कहा है, शहर के मास्टर प्लान को लेकर विषय उठाया, उस पर भी स्पष्ट कहा जांच करेंगे। अरे साहब, मास्टर प्लान इस शहर के लिए बना रहे हो, फ्यूचर प्लान है, रोड कितनी चौड़ी होना चाहिए, कॉमर्शियल कहाँ होगा, रेसिडेंशियल कहाँ होगा, यूटिलिटी के लिए कहाँ होगा, सार्वजनिक प्रसाधन कहाँ बनेंगे, गार्डन कहाँ होगा, ग्रीन बेल्ट कितना होगा, इस शहर के मास्टर प्लान को बेच खाए हो साहब आप लोग तो। और जब ये पूरे तथ्यों के साथ में आपको आश्चर्यजनक बताऊंगा, 1000 एकड़ करीब जमीन, जिसमें 450 एकड़ जमीन करीब, जिसके 15 से 20 फीट गड्ढा है नीचे, उसको रेसिडेंशियल कर दी। गजब भाई, कोई देखने भी नहीं गया क्या? नदी के पाट को रेसिडेंशियल। तो ये तो इस टाइप की सोच वाले, क्या इनका विजन है डेवलपमेंट? पार्किंग बेच खाए। आपका घर है साहब, अगर आपने मेरा नक्शा पास किया, उस नक्शे पास में आपने पार्किंग दर्शाई, साहब आपने पार्किंग का कोई बात नहीं, पार्किंग छोड़ो, आप उसका उपयोग कर लो और गाड़ी सड़क पे खड़ी कर दो, पैसा पटा दो। ऐसा कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ होगा जो इस रायपुर में हुआ। और फिर जब पब्लिक निकलती है साहब, तो जाम पड़ा रहता, तो फिर किसको गाली बकोगे? आपने तो पैसा लेकर के उसका नियमितीकरण कर दिए हो, तो ये सड़क के ऊपर क्या ये सोच होती है मास्टर प्लान की? अरे मास्टर प्लान के नाम से पढ़ लो भाई, पढ़े लिखे लोग हैं। उस समय जिन लोगों ने मास्टर प्लान की भी अगर की है कल्पना, तो मुझे अधिकारी से पूछो, मैं उस विभाग में रहा हूं 10 साल, मैंने अधिकारी से पूछे, कहते सर हम समझा रहे तो सुनने को तैयार नहीं, तो क्या कहें इन लोगों को? चलिए, तो मैं अब ये तो खैर जांच का विषय है और निश्चित रूप से अगर कहीं पे भ्रष्टाचार हुआ और कहीं कुछ हो रहा है तो उस पर जांच होनी चाहिए। जैसे आपने विधानसभा में काफी प्रश्न उठाए थे, मैं थोड़ा सा ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि 5 साल विपक्ष में रहने के बाद फिर से आपकी वापसी हुई, तो क्षेत्र की जनता ने आपको विधायक भी बना दिया है। अब आप क्या चाहते हैं कि इस क्षेत्र में किस तरह के वर्क होने चाहिए? आपके क्षेत्र की बात करें। देखिए, मैं तो स्पष्ट मेरा मत है, विकसित प्लानिंग योजना के तहत मूलभूत सुविधा का हकदार है इस क्षेत्र की जनता। अच्छा गार्डन होना चाहिए, पीने की पानी की व्यवस्था होना चाहिए, साफ सफाई ठीक होना चाहिए, पब्लिक के क्षेत्र में अगर काम कर रहे तो न्यूसेंस वैल्यू खत्म होना चाहिए। ये मूल चीजें होती है जो आदमी की दिनचर्या से लगा हुआ, और उसी के ऊपर मेरा पूरा कंसेप्ट प्लान है। आदमी जहां रह रहा है उसके यहाँ पहुंच मार्ग पहुंच जाए, पीने की पानी की सुनिश्चित व्यवस्था हो जाए, आवागमन के लिए संसाधन हो जाए व्यवस्थित, रोडों का जाल बिछे, चिकित्सा सुविधा ठीक हो जाए, नारी का सम्मान हो और अवैध व्यापार बंद हो। और इसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूं। मेरे क्षेत्र में बहुत कुछ इसको है। मैं सार्वजनिक भी बोलता हूं लोगों से, मेरे साथी लोगों को भी बोलता हूं, सार्वजनिक भाषा में बोलता हूं, 10:30-11 बजे घर चले जाओ मित्र। रात में बाजार में फालतू आदमी घूमते हैं, 11 के बाद में मेरे को फोन मत करना। क्यों बोलता हूं? अगर अच्छे संस्कारी तो बढ़िया घूमते हुए घर जाओ ना। ये लपटाई करना, चौराहे पे खड़े होना 11 बजे के बाद में, इनको प्रोत्साहन देना, मैं कहा आप जनता से आग्रह इस चीज के लिए। और इसलिए लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम भी जिम्मेदार उतरे ही है। और हम दोनों मिलकर जब जनता से आह्वान करें तो ये क्लियर होना चाहिए कि मैं जनहित के मुद्दे में जनता साथ आती है, और मेरे को विश्वास है। मेरे क्षेत्र में सब 3 साल के पट्टे बांट के चले गए 6,000 चुनाव जीतने के लिए फर्जी अस्थायी पट्टा जो कहीं होता ही नहीं, उसको मंत्री उत्तर नहीं दे पा रहा साहब।
उसका सचिव उत्तर नहीं दे पा रहा, कलेक्टर को पत्र लिखा हूं उसका उत्तर नहीं आ पा रहा, एसडीएम की साइन लगा किया हुआ। जो बस्तियों में रहते हैं उनको आपने 3 साल का फर्जी पट्टा बांट दिया और हम बोले भी कितने नहीं पट्टा। अरे किस दुनिया में, किस राजस्व विभाग की उसके नियम में लिखा कि 3 साल का पट्टा मिलता है ऐसा, वो भी अस्थायी। तो इस टाइप के धंधे करने वालों पर ही बैन लगना चाहिए, कानून को तोड़ने वाला। मैंने एक विधानसभा के अंदर क्वेश्चन, इसलिए मैं कहा मैं नियम कानून का एक विधानसभा में क्वेश्चन पूछा कि खनिज विभाग के उस समय के तत्कालीन मंत्री थे, उनके बाद मुख्यमंत्री का प्रभार भी था डॉक्टर रमन सिंह। उन्होंने ऑनलाइन व्यवस्था खड़ी की, परमिट प्रथा खत्म करके उनका हर व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन देंगे उसमें मिलेगा। सरकार चेंज हो गई। यह विभाग जो वर्तमान भूपेश बघेल सरकार जी थे उनके अधीन आ गया, वो अपने पास रखे विभाग खनिज। उनका डायरेक्टर संशोधन कर देता उसके अंदर कि अब ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन होगा। चलो साहब, ऑफलाइन के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार की चीजें निकल करके आई। मैंने विधानसभा में पूछा, आपने रिप्लाई दिया, कहता था जिसने किया था वो जेल चला गया। जेल जाना समस्या का समाधान नहीं है। एक डायरेक्टर एक विभाग के मंत्री द्वारा अनुमोदित चीज को कैसे चेंज कर सकता है? उसके ऊपर सचिव बैठता है, उसके ऊपर प्रमुख सचिव बैठता है, चीफ सेक्रेटरी बैठता है, मुख्यमंत्री बैठता है, और जो व्यक्ति ने गड़बड़ी की वो जेल चला गया, उसके बाद में व्यवस्था चलती रही। यानी नियम कानून की धज्जियां उड़ा करके काम करने वाले अधिकारी लोग ऐसे संरक्षण प्राप्त हैं, तो इस प्रदेश का भगवान भला करेगा साहब। मैं व्यक्तिगत नहीं हूं इन चीजों में, लेकिन नियम और प्रशासनिक की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों को, इनको तो एक नजीर बनाना चाहिए कि ऐसे जो भी व्यक्ति काम करते हैं ऐसे स्थान नहीं इस प्रदेश में उन लोगों के लिए। आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या ये भी देखने में थी, रिंग रोड है, ट्रकों का लगातार आवाजाही, फिर एक बड़ी समस्या थी टाटी बंद पे फ्लाईओवर का। इसके अलावा ये भी देखने मिल रहा है कि अवैध प्लाटिंग बड़े जोरों से चल रहा है, तो इस पर भी आप थोड़ा सा कार्रवाई करने की सोच रहे कि आने वाले समय में इस तरह की चीजें ना हो। शासन प्रशासन को इस पर पिछले दिनों मैंने टाटी बंद को लेकर के बैठक की, उसके ड्राइंग डिजाइन मंगवाया हूँ, प्लानिंग मंगाया हूँ कि इसके अंदर आप क्या क्या कैसे कर रहे हो, कि वो इसके अंदर क्या क्या चीज स्पॉट पे होना चाहिए। ज्वाइंट मीटिंग हुई है, ज्वाइंट मीटिंग होने के बाद मैं उसकी प्रक्रिया 3 महीने का समय दिया हूं। मैं खाली फोटो छपा करके भूल जाऊं वैसा नहीं है। मेरे 3 महीने, मेरी दोनों तरफ रिंग रोड है, एक हीरापुर से रिंग रोड जाती है और एक इधर आती है सरोना तरफ, जिसपे अवैध गाड़ियां पार्किंग होती थी। हमने कहा इन सबको क्लियर करना हमारे को, और जो सर्विस रोड है उसको विकसित करना। शहर का ट्रैफिक इस तरफ बड़ा है, फ्यूचर प्लान है कि बीच की रोड है, इसके साथ में साइड वाली रोडों को अंडरग्राउंड केबलिंग डाल करके इसको 4 लाइन में कन्वर्ट करना, साइड की रोडों को भी, ताकि वो यातायात बढ़ेगा तो व्यवस्थित होगा। ऐसा इस सब चीजों के ऊपर हम योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये जो अभी इलेक्शन का समय चल रहा है, खास करके इलेक्शन का समय निपटने के बाद उस काम की गति बढ़ाएंगे। एक अंतिम प्रश्न मेरा, मोदी जी की गारंटी को लेकर लगातार आप भाजपा काम कर रही, पूरे देश में काम कर रही है, छत्तीसगढ़ में क्या किस तरह की गारंटी पर काम कर रही है? देखिए बहुत बड़ा फर्क आया। छत्तीसगढ़ हमने बनाया, हम ही संवारेंगे, ये नारा नहीं है। छोटा राज्य हो, समृद्धशाली राज्य हो, खुशहाल राज्य हो, प्रगतिशील राज्य हो, इसकी परिकल्पना को साकार करना बीजेपी ने बीड़ा उठाया। आर्थिक उन्नति प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करना। फूड सिक्योरिटी बिल अगर कोई आया, पहले तो छत्तीसगढ़ में आया साहब, 1 रुपए किलो चावल और मुफ्त में चावल दिया था। सरकार ने सबसे पहले बैठा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख परिवार को, जो सरकार नहीं दे रही थी, कभी उसका सपना रहा होगा गांव में पक्का छत हो जाए मेरा, उसको आसान करते उसके लिए पैसा रिलीज करना, उसके लिए काम करना, पहली गारंटी की पूरी विष्णुदेव सरकार ने की। दूसरा, किसान को 2 साल का बोनस हमने दे दिया। बेरोजगार नौजवानों के हित में जो पीएससी में व्याप्त गड़बड़ियां थी
उस गड़बड़ी के ऊपर जांच हुई और जांच के साथ में जिनके खिलाफ में एफआईआर थी उनके खिलाफ एफआईआर भी लिखी और हमने उसको ले जा करके अपने एक विशेष सेल जो है वो उसके ऊपर जांच कर रहा है, सीबीआई उसके ऊपर जांच कर रही है, दोषियों को सजा मिल भी रही है उसमें। यही नहीं, हमने मातारी वंदन योजना के लिए हमने कहा, मातारी वंदन योजना को अभी 4 दिन पहले हम लोगों ने मातारी वंदन योजना में 70 लाख बहनों को 1000 रुपया प्रति माह यानी साल का 12,000 रुपए उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर, हर एक के खाते में पैसा डायरेक्ट जाएगा। बिचौलिए का मामला ही खत्म कर दिया, किसी को आपके अकाउंट में चला जाएगा पैसा, जब इच्छा हो तब निकालो तब खर्च करो। यही नहीं, किसान के समर्थन मूल्य के अंदर हमने 31 कुंटल धान 3100 रुपए में धान खरीदी की व्यवस्था की। हमने पैसा जो था समर्थक मूल्य का वो पहले रिलीज कर दिया। बचा हुआ लगभग डिफरेंस का पैसा पतला चावल का 917 रुपए समथिंग उनके खाते में परसों ट्रांसफर कर दी। यानी किसान, महिला, मकान, आंगनबाड़ी, मितानिन, समूह की बहनें, सब के लिए लगातार हमने काम करके खड़े कर दिए। पुलिस कर्मचारियों के ऊपर भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उनको छुट्टी देने के लिए उनकी योजनाबद्ध तरीके से काम के ऊपर आगे बढ़ गए। शहरी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए पैसा देने दिए। आत्मानंद स्कूल के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार है, उसको ठीक करने के लिए शिक्षा मंत्री ने आगे बढ़ के कदम उठाए और आने वाला बजट लगभग 1,47,000 करोड़ का जो बजट है, उस बजट को 20% ग्रोथ के साथ में लेकर के जाना और उसको बढ़ाना और जो लीकेज है उन लीकेज को ठीक करना। आज प्रधानमंत्री जी ने पैसा भेज दिया छत्तीसगढ़ के लिए, घर घर पेयजल योजना के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार साहब टंकी बनी नहीं, पाइप भेज गई। अगर टंकी नहीं बनी तो पाइप किस काम का? ऐसे तो कर्म करे उन सरकारों ने, उन सब की पूर्ति करने के लिए ये डबल इंजन की सरकार चल रही है। और ये अभी 3 महीने में जितना बड़ा जन सहयोग के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया। छत्तीसगढ़ नया राज्य होने के बाद में भी उन तीनों राज्यों में अग्रणी राज्य के रूप में खड़ा होगा। तो ये टारगेट लेकर के चल रहे हैं और इसलिए आपके माध्यम से ये जरूर कहता हूं कि नया राज्य प्रगतिशील राज्य के रूप में खड़ा बीजेपी करेगी। मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में विष्णु देव साई की सरकार आम कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता को लाभ देगी। तो ये राजेश मोहन जी पूर्व मंत्री और वर्तमान में पश्चिम रायपुर के विधायक, और इनका अपना जो जिम्मेदारी है वो निश्चित रूप से एक बड़ा काम है और मंत्री भी रहे तो चीजों को बहुत करीब से समझते हैं कि एक आम मतदाताओं को, ये आम जनता को किस प्रकार से उनके साथ रहना है, कैसे उनको लाभ देना है और विकास की ओर ले जाना है। निश्चित रूप से एक छत्तीसगढ़ विकास की ओर बढ़ रहा है, ये तमाम प्रदेश भी देख रहा है, जनता भी देख रही है। और निश्चित रूप से भाजपा जब 15 साल भी काम की, उस समय भी काफी काम हुआ और इस वक्त फिर से छत्तीसगढ़ सरकार में भाजपा की सरकार है, तो एक बड़ा काम जो बचा हुआ है वो निश्चित रूप से देखने को मिलेगा और जनता का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमसे जुड़ने के लिए।